कहते ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। सुनकर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छुट जाए, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे परम आदरणीय व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वह दीप प्रज्वलित करे, ड्रोन ट्रेनिंग प्रशिक्षण का शुभ आरंभ करने की कृपा करें। सभी लोग ट्रेनिंग करेंगे। माननीय मंत्री आदरणीय मानसी सर प्रज्वलित कर रहे थे। सभी लोग स्वागत करें, तालियां बजा के। आदरणीय डायरेक्टर सब दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आदरणीय मानसी सर आदरणीय निदेशक महोदय ने तालियां बजा के स्वागत किया। आदरणीय अपर निदेशक सर आप प्रज्वलित करें। हार्दिक अभिनंदन। माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन निदेशक साहब, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना, अपर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना एवं आए हुए हमारे समस्त साथियों जो देश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं, परिवार के मध्य वो उपस्थित हुए। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि न्यू एज कोर्स जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 6 महीने की कार्य योजना में शामिल है, उस न्यू एज कोर्स को संचालित करने के लिए हमारे निदेशक महोदय ने कई बार मीटिंग ली और एक पैटर्न तैयार किया कि हमें आगे की नीड के अनुसार उन कोर्सों को तैयार करना है ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर सकें। इसी क्रम में कुल 7 सेक्टर तैयार किए गए और साथ ही इस पे 12 कोर्सों को तैयार किया गया। इन 7 सेक्टर्स में हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हैं, टेलीकॉम सेक्टर हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है। इन सेक्टर के 12 कोर्सों जिसमें हमारे जो मेन कोर्स हैं वो ड्रोन के हैं। ड्रोन के 4 कोर्स शामिल किए गए। एक ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन, आरपीए, ड्रोन रोटर, किसान ड्रोन रोटर और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग टेक्नीशियन। मेन जो हमारा न्यू एज कोर्स का कार्य है, इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हम भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचा दें अगले 4 वर्ष में। आज की जो स्थिति है इस पे हम 2.6 ट्रिलियन पे हैं। अगले साल इसको बढ़ा करके हमें 4 करना है, इसके आगे बढ़ा करके 4.5 करना है और लास्ट में हमें 5 ट्रिलियन अगले। सर का व्यस्तम समय है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और मैं पुनः सर के शुभारंभ के लिए उनको अपने पूरे परिवार की तरफ से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मिशन निदेशक पामसी जी, चौरसिया जी, नीरज जी,
और सभी उपस्थित यहाँ विभिन्न ITI से आए हमारे इंस्ट्रक्टर्स, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और यहाँ पर जिस प्रकार का प्रशिक्षण का, खासतौर डॉन का, जब अभी योगी 2 हमारा शुरू हुआ तो हमारा बहुत आग्रह था कि डॉन में, सोलर में, एविएशन में जो नए हमारे आज आवश्यकता समाज की है, तकनीकी आवश्यकता है, उससे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज उसके अंदर शुरू किए जाए। तो हमारे प्रमुख सचिव सुभाष जी, उनसे बातचीत हुई, हमारे मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, और आप सबके लिए ये माहौल आज बना है कि डॉन के प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से आप सबको बुलाया गया और आपको चुना गया कि आपको ये प्रशिक्षण लेकर के आगे अपनी ITI में इसका प्रशिक्षण कराना है। अभी गोरखपुर में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे, तो वहाँ पर मेला भी लगा था, ये सब लोग वहाँ पर थे। तो वहाँ पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उन्होंने बताया कि हम डॉन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी कहा कि नहीं, ITI बहुत अच्छा काम कर सकती है या कर रही है, हमारी तैयारी चल रही है। अब देखना ये है कि हमको जो मौका मिला, जो प्रशिक्षण आप सबको यहाँ पर मिलने वाला है, निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ी बात है, क्योंकि और भी बहुत सारे हमारे निदेशक हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिनको ये मौका मिल सकता है। आप कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया कि आपको यहाँ पर आना है। अब उसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि ठीक है, हमने यहाँ कोर्स किया और सर्टिफिकेट NSC से लेकर के हम चले जाएंगे और हमको लगेगा हम ट्रेंड हो गए। एक नहीं, हम अच्छे से प्रशिक्षण लेंगे, अच्छे से हम लोग काम करेंगे, ठीक से इसको जानेंगे, जो चीज़ें मन में समझ में नहीं आएंगी उनको दोबारा जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सबके हाथ में, आप सबके ऊपर उन बच्चों का भविष्य है जो आपसे सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट जिस लिए पैसा खर्च करती है, तैयारी करती है, सबको मोटिवेट करती है, प्रधानमंत्री जी जिस मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जितना परिश्रम करते हैं, तो हम सब उनके हैंड्स हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अकेले इस काम को नहीं कर सकते, हम सब मिलकर अच्छा काम करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं हमने काम किया, डिपार्टमेंट कहता है मतलब हम भी कहेंगे हमने काम किया। ये काम हमको नहीं करना आप लोगों को, पर आप अच्छा परिणाम देंगे तो हमको लगेगा कि हमारे विभाग ने एक शानदार परिणाम अपने डॉन ट्रेनिंग में या डिफेंस ट्रेनिंग जो हम आपकी और कराने वाले हैं उनमें देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसी बात के लिए भी जैसे चर्चा इस बात की आई कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको उत्तर प्रदेश में खड़ी करनी है। तो ITI के युवाओं के बिना, ITI के प्रशिक्षकों के बिना उस चीज की कल्पना हो ही नहीं सकती। जो कौशल मिशन हमारा जिनसे काम कर रहा है, लाखों की संख्या में प्रति माह, प्रति वर्ष हम बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे, सर्टिफिकेट देना प्रशिक्षण नहीं, बल्कि उल्टा है, अगर सर्टिफिकेट आपने दे दिया, प्रशिक्षण नहीं हुआ, तो वो हिंदुस्तान पर, सरकार पर, उत्तर प्रदेश पर और बोझ बन जाएंगे। सर्टिफिकेट हाथ में लिए घूम रहा है कैंडिडेट या कोई लड़की, और उसने कहा हमारे पास तो सर्टिफिकेट है डिफरेंट मतलब किसी सेक्टर का, और हमको तो जो भी नहीं मिल रही, तो क्या होगा? डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, सरकार की बदनामी होगी, और सारी बातें छोड़ दो, हमसे भी धोखा होगा, उससे तुमसे भी धोखा होगा। हमारी जिम्मेदारी ये है, हम ये कह के मुक्त नहीं हो सकते कि साहब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे आते नहीं हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। सही बात यह है कि हमको ही उन बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। जैसे जब बच्चा घर के अंदर छोटा होता है तो उसकी माँ बच्चों को सिखाती है, पिता बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये काम अच्छा है, ये काम गलत है, बच्चों को जानकारी नहीं होती। तो जब हमारे यहाँ कोई एडमिशन लेता है, चाहे ITI में, चाहे मिशन में, तो उसको जानकारी, उसके डिफरेंट टाइप के दिमाग चलता रहता है, मैं ये करूँ, ITI तो बहुत छोटी है, मिशन तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? 10,000 का वेतन मिलेगा कि 15,000 का वेतन मिलेगा कि 20,000 का वेतन कि नहीं मिलेगा? आपको उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि नहीं, अगर तुमने अच्छे से इसको सीखा तो तुम जीवन में कामयाब हो जाओगे और आत्मनिर्भर हो जाओगे, और केवल काम करने वाले, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस आपको उसको देगा। हम जब सिस्टम से बाहर थे, जब हमारी जॉब नहीं लगी थी, या अभी भी जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, कितने लोगों के फोन हमारे पास आते हैं, हमने पीछे वैकेंसी निकाली, अब ये फिलअप नहीं हुई, कितने बच्चों के, लड़कियों के फोन आते हैं, सर हमारा कराइए। तो यानी ये सिस्टम से बाहर है,
उनके लिए कितना मुश्किल है। हम लोग सिस्टम के अंदर वाले लोग हैं, हम जो पा गए तो हमको मौज मस्ती के लिए जीवन नहीं है कि साहब ठीक है तो मौज आ गई, सरकारी वेतन तो मिल गया, अब कहाँ जाए, बहुत कार्रवाई होगी तो ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत कार्रवाई होगी तो सस्पेंड हो जाओगे, नौकरी तो फिर ही पक्की है। लेकिन सस्पेंड होने के लिए या नौकरी में पनिशमेंट होने के लिए नौकरी नहीं करनी। हमारी जिम्मेदारी है, जो समाज में लाखों लोग हैं, बहुत गरीब हैं, अभी उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, उनके माता पिता का सपना साकार कैसे हो। प्रधानमंत्री जिस विजन को लेकर काम करते हैं, लगातार चर्चा करते हैं, रोजाना भाषण का सुनते हो, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करता। मुख्यमंत्री जिस विजन के साथ लगातार काम करें, कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात विभिन्न प्रकार के संघर्ष के बावजूद भी युवाओं के कौशल मिशन विकास के लिए उनमें कितना जज्बा उनका रहता है, कितनी बात लगातार होती है, कितनी योजनाएं होती हैं, जिस योजना को उनके पास भेजते हैं तुरंत उसको स्वीकार करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन सब बच्चों को मोटिवेट भी करें, उनको उत्साहित भी करें। अगर वो जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, चले जाते हैं, वो बुला करके नहीं भाई ऐसा मत करो। चूंकि मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि मन विचलित रहता है। जब तक व्यक्ति सेटल नहीं होता तब तक उसका मन विचलित रहता कि मैं क्या करूँ, ये करूँ कि ये करूँ कि नहीं करूँ, इससे अच्छी कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, छोड़ तो प्राइवेट नौकरी कर लूँ। उसमें ये भी प्रेशर रहता है कि अगर मैंने प्रशिक्षण में 6 महीने लगा दिए या 4 महीने लगा दिए या ITI में 1 साल या 2 साल लगा दिया, इससे अच्छा तो नौकरी कर लूँ, पैसा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर प्रशिक्षण ले लिया तो जीवन भर उसको सोच सकता है। और प्रशिक्षण वास्तव में प्रशिक्षण हो, केवल कागजी और सर्टिफिकेट कार्रवाई ना हो, ये महत्व। केवल हमने जो सरकार की लगातार प्लानिंग चलती रहती है, ये सब हमने थंबिंग सिस्टम कर दिया और हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें फॉर्मेलिटी है। ईमानदारी की बात है, हमारा मन ये बात कहना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो मुझको जिम्मेदारी मिली है, उस काम को मैंने ईमानदारी से किया या नहीं किया, हमने उसको देने का काम किया कि नहीं किया, डिलीवरी कितनी है, ईमानदारी डिलीवरी कितनी है। तो यही हमको करना है और हम सब मेहनत करके यहाँ सीखेंगे भी और आगे जाके सिखाने का भी काम करेंगे। आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री जी, मिशन निदेशक महोदय, निदेशक प्रशिक्षण संयोजन, निदेशक ITOT, उनकी पूरी टीम और प्रदेश से आए सभी प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर्स, फोरमैन। माननीय मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना, 6 महीने की कार्य योजना के अंतर्गत न्यू एज कोर्सेज का संचालन का प्रारंभ किया जाना, उसी के क्रम में द्रोण का कोर्सेज के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री जी महोदय ने उपस्थित होकर के हमको मार्गदर्शन दिया, अपना समय दिया। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति हमारे लिए एक तरह से उत्प्रेरक का है और हमारे सिस्टम में हमारी ऊर्जा की कई गुना वृद्धि कर रहा है। हम माननीय मंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने मस्तन कार्यक्रम से हमको समय दिया। मिशन निदेशक महोदय, उनका सर्वदैव हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है और ये शॉर्ट टर्म कोर्स उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम संचालित कर रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं, उन्होंने समय दिया। निदेशक प्रशिक्षण संयोजन, काफ़ी अरसे से हम न्यू एज कोर्स के बारे में बहुत मीटिंग करके मार्गदर्शन, शासन और जो है उसकी के फलस्वरूप आज ये कोर्स का प्रारंभ हो सका। हम निदेशक महोदय के बहुत बहुत आभारी हैं। निदेशक ITOT, जो कि इस न्यू एज कोर्स के नोडल अधिकारी भी हैं, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त करके, उनकी पूरी टीम, उनका स्टाफ, उन्होंने इस कोर्स को तैयार करने में कैसे चुनना है, कहाँ से ट्रेनर्स को बुलाना है, पूरा उसको तैयार करके आज ये शुभारंभ हुआ। हम उनकी टीम के पूरे आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये जो हमारे प्रशिक्षक आए हैं वो टॉर्च बेरर्स हैं, जो कि यहाँ से सीख करके जाएंगे और हमारे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने क्या सीखा है इसी पर डिपेंड करेगा हमारी जो है प्रशिक्षण की गुणवत्ता के, और उनमें उत्साह के साथ यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिन्होंने शिरकत की, हमें सहयोग दिया, हम उसके सबके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, मेरा नाम कार्तिक कुमार गौतम है और मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है फ्लाइंग में, ठीक है। और मैं बीटेक मैकेनिकल से पास आउट हूँ, 2017 पास आउट, और मैंने ग्रोआ से ट्रेनिंग ली है ड्रोन फ्लाइंग की। आज हम यहाँ पर मंत्री जी आए हैं और यहाँ पे IT OT में
हमें एक अवसर प्रदान हुआ ड्रोन ट्रेनिंग का, जिसमें हम DJI के ड्रोन, कस्टमाइज ड्रोन और मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रोन्स हम आज तैयार कर रहे हैं और हमारे प्रशिक्षुओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि वे आगे जाकर के अच्छी एक बेहतर ट्रेनिंग दे सकें। इसके बारे में हम लोग पूरी टेक्निकल नॉलेज, पूरी फ्लाइंग सेशन बराबर ले रहे हैं, सारा असेसमेंट और डाउट क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वह हमसे तुरंत संपर्क करते हैं, हम उसका तुरंत उत्तर देते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग इसमें उनको PDF, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी एंड लाइव सेशन हम लोग दे रहे हैं, ताकि वे आगे चलकर उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो समझाया गया है उसको पढ़ने के लिए आगे एक PDF, एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग उनको प्रदान कर रहे हैं, जिसके थ्रू वह अपने उसका असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं, वह आगे की चीज़ों को सीखते हैं, जिससे कि आने वाले कक्षाओं में उसमें उस टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, जिससे वह पहले से ही प्रिपेयर रह सकें। तो अभी हम लोग इसको ड्रोन को फ्लाई करेंगे और इसके सेफ्टी फीचर्स और क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए ड्रोन फ्लाइंग के दौरान, वो हम आज सीखेंगे। सर ये आगे कैमरा लगा हुआ है, गिम्बल, ठीक है। इस गिम्बल को इसलिए यूज़ किया जी, ये हमारा जी, ये डैमेज होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इसमें हाई टेक्नोलॉजी मोटर लगाई जाती है। इसे हाथ से प्रेशराइज करके हम इसमें मूवमेंट नहीं दे सकते। ये ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोलर है, जिस डायगोनल में, जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए व्यू, हम वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वो जहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से कंट्रोल होगा, यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, यहीं से सर इसको फ्लाई अभी करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि इसकी स्क्रीन तो हमें हाथ तक आती रहती होगी। ये सर आती है, कॉन्टिन्यूस आती है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आ रहा है। अगर हम इधर का व्यू देखेंगे, सर आएगा, स्क्रीन आती है। अब टेक ऑफ करने के लिए आप इस थ्रॉटल को ऊपर की तरफ ले जाइए, ऊपर की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमें यहाँ पे V बनाना होता है। V हमने बनाया, हमारा ड्रोन रेडी हो गया टेक ऑफ के लिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाता है, वॉइस आ जाती है कि आपका जोन हमें देखनी होती है। जोन के पहले बारे में डिटेल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी रेड जोन में उड़ा देते हैं तो ड्रोन हमारा क्रैश हो जाएगा, फ्लाई नहीं होगा। अब टेक ऑफ करिए सर, थ्रॉटल को धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, इस स्टिक को मैं जी रुकिए थोड़ा सा, अब इसको पीछे करिए, नहीं पीछे जी, ये पीछे, बस छोड़ दीजिए। हाँ, अब और हाइट पे ले जाइए इसको, यहाँ से, इस थ्रॉटल से जी। ये कितना ऊंचा रास्ता? ये 500 मीटर है इसकी लिमिट। अच्छा, 500 मीटर और 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली हमारी लिमिट है। 12 किलोमीटर? यस सर। और अगर इसमें हम 4G मॉड्यूल जी, पूरा लखनऊ आप देगा जी, 4G मॉड्यूल अगर इसमें हम लगाते हैं तो इसकी रेंज हो जाएगी 30 किलोमीटर। हाँ, तो तेजी से बढ़ाइए। थैंक यू, बढ़िया। इसको तेजी से बढ़ाइए, इसमें देखो बहुत स्कोप है और मतलब चार्मिंग भी है। यस सर। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर होंगे अब से NEPA के थ्रू, क्योंकि हम लोगों ने कोविड के टाइम में देखा कि भाई सब कुछ ऑनलाइन भी चल सकता है और ऑफलाइन तो होना ही ज़रूरी है, बट दोनों चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। तो और सबको शिक्षा मिले उसके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। कोई ये नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा है, जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है वो अच्छी नहीं है, बट लोगों को मौका मिलने की बात है, बच्चों को मौका। Efforts will be made to involve community and alumni
इन वॉलंटियर एफर्ट्स फॉर लर्निंग इन स्कूल। अब एक डेटाबेस क्रिएट होगा जिसमें लिटरेट वॉलंटियर्स, रिटायर्ड साइंटिस्ट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एलुमनाई, एजुकेटर्स, सबका एक डेटाबेस क्रिएट होगा और वो चीज़ें शेयर करी जाएंगी। सिर्फ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से नहीं, स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि उनके एरिया में कौन कौन से ऐसे एजुकेटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे वो मिल सकते हैं, जिनके वो सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इनके सेशंस करवाए जाएंगे। कोई बच्चे उनके घर पर नहीं जाने वाले, वो आएंगे आपके इंस्टीट्यूट में, वो आएंगे आपके स्कूल में, वहाँ पर वो अपने चीज़ें शेयर करेंगे। जो कल और परसों जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि आखिर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से किया जाएगा। रिड्यूस्ड करिकुलम टू इट्स कोर एसेंशियल, ताकि स्पेस क्रिएट किया जा सके इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग का। आखिर क्यों हम कोर्स अपना कम करने वाले हैं, क्यों हम सिर्फ मेन टॉपिक्स को लेकर के पढ़ाने वाले हैं बच्चों को? उसका रीज़न बस ये है, जो एक्टिविटीज़ बताई, अगर आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा वो एक्टिविटीज़ कराने का, तो आप कहाँ से आप टाइम निकालने वाले हैं? एक्स्ट्रा क्लास कराएंगे? नहीं। तो उसी के लिए कोर एसेंशियल पे ही फोकस किया जाएगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाएगा, उन्हीं चीज़ों को इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी स्टूडेंट्स को, ताकि इन सारी तरह से हम लोग स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग कर सकें। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। एक रेगुलेटरी बॉडी, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ये सेटअप किया जाएगा। नीट एम करेगा यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंडिंग ऑन लर्नर्स रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि वेबसाइट है या इनकी जो बॉडी है, जो भी वेबसाइट क्रिएट होगा तो उस पर आपको उन्हीं चैप्टर्स के नोट्स भी दिखेंगे, उन्हीं चैप्टर्स के ऑडियो वीडियोस भी होंगे, उन्हीं चैप्टर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे, ताकि वो चीज़ें मेमोराइज कर सके। नाउ इट इज़ अप टू द लर्नर। कल हमने अलग अलग तरीके के लर्नर्स देखे, अब उनके सामने सारे ऑप्शंस हैं, वो बेटर किस वे से समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं अच्छे से, और उनके लिए बेटर रहेगा। इस चीज़ के लिए नीट डेवलप किया जाएगा। जैसे अभी कल या परसों सर बता रहे थे कि हमें स्कूल्स को अप्रोच करना पड़ता है ITI के लिए कि भाई बात करें, प्रमोट करें। अब वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपको कहीं नहीं जाना होगा हैं। अब वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कोलैबोरेट करेंगे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, लोकल बिजनेस, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, फार्म्स, NGOs के थ्रू। स्कूल, कॉलेज खुद आपके पास आएगा कि भाई आप आओ ज़रा हमारे यहाँ सेशन करो, हमारे बच्चे हम आपके यहाँ भेज रहे हैं, आप ज़रा ट्रेनिंग दो। कैसे? वोकेशनल एजुकेशन का चूज किया जाएगा स्किल गैप एनालिसिस, मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन विल बिकम अ पार्ट ऑफ लार्जर विजन ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट को काम करना पड़ेगा तभी तनख्वाह मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू ही उन्हें समझ में आएगी। सो फ्रॉम क्लास 6th to 8th उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा वोकेशनल क्राफ्ट सच एज कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग, अलग अलग तरीके की जो भी क्राफ्ट्स उनके स्कूल में करी जा सके। अब इस दौरान में क्या होगा, जो भी वो ITI और पॉलिटेक्निक और इन सब लोगों से जो कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पे 6th to 8th में वो लोग स्कूल में जाएंगे, जो जो एक्टिविटीज वो स्कूल में कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो करके उनको सिखाएंगे, समझाएंगे। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मतलब वही सारी जो अभी हम लोगों ने जैसे 2 दिन में डिस्कस किया, बिहेवियर, नेचर, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और साथ ही साथ फ्रॉम क्लास 9th to 12th उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो आपके यहाँ जाके इंटर्नशिप्स कर सकें। स्टूडेंट्स आपके यहाँ आएंगे, फ्री इंटर्नशिप्स, पेड नहीं होगी, और ड्यूरेशन भी कोई ऐसा नहीं कि महीने भर की इंटर्नशिप हो रही है, 15 दिन, हफ्ता भर दिन, और चीज़ें आप
और स्कूल डिसाइड करेगा कि बच्चे कब कब किस किस दिन आपके आएंगे, सारी चीज़ों को देखने समझने, उससे ज़्यादा का नहीं। और उतना करके 1 साल में उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि भाई वो वहाँ गए थे, ये चीज़ों की उन्होंने ट्रेनिंग करी है, देखा है, सर्टिफिकेट, दैट्स इट। एक एक्सपोजर के लिए वोकेशनल एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्कूल्स में, तो वो एक्सपोजर के लिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता चल सके और बच्चों को पता चल सके कि आखिर क्या क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, ताकि फिर उनका इंटरेस्ट शुरू हो सके उन चीज़ों में। ये 10th एंड 12th के एग्जाम्स का है परख। जैसे मैं बता रहा था कि अब हर एक 5+3+3+4 है, तो हर ग्रेड पे आपका एक इवैल्यूएशन होगा। तो वैसे ही 10th एंड 12th में परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें भी आपके एग्जाम्स 2 बार होंगे। वो मैंने स्लाइड हटा दी क्योंकि CBSE ने पीछे कर लिया था, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ 2 बार एग्जाम्स जो होंगे उसका वैल्यूएशन भी उसी तरीके से होगा। देखिए आज के टाइम में अगर कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा डांसर है या बहुत ही क्रिएटिव है, तो आप उसको नंबर कैसे देंगे? कोई एग्ज़ाम होता है? नहीं होता है, अभी तो कोई भी नहीं होता है। बट परख आने के बाद जी हाँ, स्किल्स चेक करने का उसका भी इवैल्यूएशन किया जाएगा थ्रू परख। तो प्रॉपर एक डेटा बना होगा कि इवन अगर बच्चा एकेडमिक्स में ऐसे ऐसे वीक है या एवरेज चल रहा है, तो बाकी और एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना अच्छा है, उसका नेचर कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स कैसी हैं, उसके बावजूद उसकी एकेडमिक्स जैसी भी हो, उसके बावजूद वो कहाँ कहाँ जा सकता है आगे जाके। क्योंकि कई बार होता है 10th एंड 12th के मार्क्स को देखते हुए, एकेडमिक्स को देखते हुए पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। Return of the 4-year undergraduate program and no more dropouts. अब मेरे पापा वगैरह बताते हैं कि भाई पहले ऐसा होता था कि वो 4 साल का ग्रेजुएशन भी होता था। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं याद है, मेरे समझ मुझे तो जहाँ तक है कि 3 साल का होता। तो अरे वो बीट मतलब नॉर्मली पहले हर डिग्री 4 साल की होती थी, मुझे नहीं पता, बट ये रिटर्न हुआ है 4 साल का प्रोग्राम। तो अब से क्या होगा, ऐसे क्या होता था, हमारे पास ड्रॉप आउट बहुत हो जाते थे क्योंकि फर्स्ट या सेकंड ईयर के बाद किन्हीं कारणों से किसी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, और छोड़ने के बाद अगर 2-3 साल हो गया तो वो दोबारा वहां से ही नहीं शुरू कर पाता। कई बार वो इस वजह से ही नहीं करता था कि कौन दोबारा से जाके उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो अब उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जब फर्स्ट ईयर होगा तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर के बाद बैचलर्स डिग्री, और अगर कोई स्टूडेंट 4th ईयर में भी जाता है, नाउ इट इज़ अप टू हिम और हर कि वो जाता है कि नहीं, तो फिर उसे मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। ये सारे अलग अलग हर साल में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसमें भी ये चीज़ें होंगी कि मान लीजिए किन्हीं कारणों से सेकेंड ईयर में वो ड्रॉप कर जाता है, तो गिवन टाइम होगा, 1-2 साल, अब क्या कितना टाइम होगा नहीं पता मुझे है, बट अभी ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, कहा भी जाने लगा है, क्योंकि हम लोगों के पास भी क्वेरीज आती है कि सर वो बदल गया चीज़ें, तो अभी शुरू हो गया है। बट वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा ना कि जब दोबारा बच्चा इनरोल कर सकता है, हम लोगों के हिसाब से 1-2 साल होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो अगर उतने टाइम ड्यूरेशन में वो दोबारा कंटिन्यू करना चाहता है, मान लीजिए सेकंड में उसने छोड़ा है, तो अपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिखा के वो डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और अगर किन्हीं कारणों से वो दोबारा नहीं भी पढ़ पाया, तो दिखा सकता है कि मैंने 2 साल तो उस सब्जेक्ट को दिया था, उस प्रोग्राम में मैं हिस्सा था 2 साल, उसका मेरे पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, उसका टाइम नहीं वेस्ट हुआ, चाहे उसने 1 साल ही दिया हो, चाहे 2 साल दिया हो या 3 साल दिया हो। टीचर्स रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए अभी तक इवैल्यूएशन नहीं होता था टीचर्स का, इवैल्यूएशन नहीं हो पाता था कि टीचर किस तरीके से खुद को और बेहतर बनाए। जब रिजल्ट निकलता था उसी के बेसिस पे टीचर को इवैल्यूएट किया जाता था कि अच्छा इतने टॉपर्स दिए, इतने अच्छे नंबर है बच्चों के, इसका मतलब वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, यही क्राइटेरिया होता था, जिसको अब चेंज किया जाएगा। टीचर्स विल बी रिक्रूटेड
through robust transparent process. Promotion will be merit based with a mechanism for multi scoring periodic performance appraisals. आपकी पूरी परफॉर्मेंस एक अलग पोर्टल पे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर ये डेवलप होगा। उस एक अलग पोर्टल पे आप लोगों को एक यूनिक कोड्स दिए जाएंगे। उन कोड्स को प्राइमरी स्कूल की टीचर भी कर रहा होगा, लेक्चरर प्रोफेसर सबको दिया जाएगा वो कोड। और सारा आपका साल भर का प्रोसेस जो आपका डेली का है, क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या नई टेक्निक्स यूज़ करी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेव करी जाएंगी। और आपके स्कोर्स के हिसाब से और जो आपका एज ब्रैकेट है या टाइम ब्रैकेट है उसके हिसाब से आपका प्रमोशन डिफाइंड होगा। ये नहीं कि अगर आपने किसी बड़े स्कूल में आप कोई उस तरह से नॉर्मल टीचर हैं और आप किसी छोटे स्कूल गए तो उस वहाँ पर आप इंचार्ज बन गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी एज है तभी आप वहाँ पर इंचार्ज की पोस्ट पे जा सकते हो, वरना नहीं। आप टीचर हो, आप टीचर के रूप में ही दूसरी जगह पर जाओगे। और कई बार होता है कि आप इधर से उधर आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आप स्विच करते हो तो आपके पास बताने के लिए नहीं होता है कि आखिर मैं उस जगह पे किस तरीके से वर्क कर रहा था। जो भी हो कोई बात नहीं। अडेप्टेबिलिटी, लेट्स अडेप्ट टू द सिचुएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको NPST के थ्रू प्रोवाइड करा जाएगा। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अब मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था, तो कई ऑनगोइंग टीचर्स हैं। देखिए अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो अभी इस साल जो कोटा में जो टीचर्स को सैलरी दी जा रही है, कोटा की बात करें जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, वहाँ पे करोड़ों में डील्स हो रही हैं, करोड़्स में। क्यों डील्स हो रही हैं? ये नहीं कि टीचर अच्छा है, टीचर तो अच्छा है, टीचर आप भी अच्छे हो, बट वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहा है जिसकी वजह से बच्चे या वो इंस्टीट्यूट उसको पकड़ के रखना चाहता है, ये सोच के चल रहा है कि भाई इनको देख के वो सारे बच्चे यहाँ आएंगे। हम सब लोगों ने खान क्लासेस का देखा होगा यूट्यूब पे। खान क्लासेस बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं कोविड के बाद से। पहले वो वीडियोज़ नहीं बनाते थे, जब से यूट्यूब वीडियोज़ बनाने लगे वो GS के लिए हर कोई देखता है। और मुझे तो पढ़ना भी नहीं है, मैं तो बस नॉलेज के लिए उनको देखता हूँ कि वो इतने इंटरेस्टिंग वे से बताते हैं कि खुद में मन करता है कि अच्छा ये वीडियो हो गई, अब दूसरी वीडियो खोली जाए। तो ये जो नई नई टेक्निक्स हैं उसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम होगा, जहाँ पे फ्री में आप सभी लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। आप सबका एक यूनिक कोड जनरेटेड है, उसी के थ्रू आप वहाँ पे लॉगिन करके आप अच्छे से अपने फीडबैक्स देंगे। नई नई टेक्निक्स आपकी अगर कुछ हैं जो आपने अपने यहाँ ट्राई किया हो वो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, ताकि और टीचर्स उन चीज़ों को लेकर के करें। और अगर दूसरे टीचर्स कोई अच्छी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया है, तो आप वही सारी चीज़ें देख के अपने क्लास में अडेप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि शायद वो टिप्स अच्छे से वर्क कर जाएँ। तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि अब इसके बाद आप ये जो आप सोचते हो कि आखिर ये स्कूल क्यों इतना अच्छा कर रहा है, वो स्कूल क्यों इतना अच्छा नहीं कर रहा है, अब ऐसे फोरम्स के थ्रू पूरा क्लियर रहेगा कि आखिर उस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं जो रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है। सो अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें आखिर क्यों करी जा रही हैं, NEP क्यों लाया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पे। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड फोकस ऑन द स्किल इम्प्रूवमेंट एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। उनकी स्किल्स भी डेवलप होंगी और साथ ही साथ वो वेल अवेयर होंगे कि आखिर हो क्या रहा है देश दुनिया में। सेकंड, मेक द स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी विद बिल्डिंग 21st सेंचुरी स्किल्स। कल हम लोग SEL की बात कर रहे थे, कई स्किल्स उसके थ्रू भी डेवलप होती हैं। उससे पहले हम लोगों ने कई स्किल्स की बात करी थी फर्स्ट सेशन में। तो वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने का अब आपके पास टाइम भी रहेगा और नई नई एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं। मेक स्टूडेंट्स फोकस ऑन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक परसूट्स। जैसे अभी हम लोग जब सेशन लेते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स का, तो वी मेक श्योर कि भाई स्कूल से अगर तुम घर जा रहे हो तो सबसे पहले खाना खा के 1 घंटे की नैप मार लो, सो जाओ।
कहते हैं मम्मी पापा सोने नहीं देते, बहुत से होते हैं, नहीं मम्मी ने कहा कि अभी 4 बजे तो वापस आए, अभी पढ़ना भी है, अभी तो खेलने चले जाओगे, सो क्यों रहो। फिर उन्हें एजुकेट करना पड़ता है कि बेटा तुम सोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम सुबह 6:30 बजे के उठे हुए हो, तुमने दिन भर स्कूल में दिया है, चाहो या ना चाहो पढ़ाई की है, एक अलग एनवायरनमेंट में टाइम दिया है, एक अलग एटमॉस्फेयर में टाइम दिया है, तो घर आके जब अपने हैबिटेट में आए हो तो कम से कम खाना खा के थोड़ा बॉडी को रिलैक्स दे दो 1 घंटा, फिर उसके बाद खेलो और पढ़ाई करो। ये बहुत ज़रूरी है। ये कई चीज़ें ऐसी हैं बेसिक जो निगलेक्ट हो जाती हैं हम लोगों की नज़र से, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्रोवाइड वेरियस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्री प्राइमरी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स एंड गिव एक्सेस टू काउंसलिंग एंड अदर सर्विसेज फॉर द स्टूडेंट्स। अब ये काउंसलिंग एंड अदर सर्विसेज इस वजह से क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन आ रही है, परख के थ्रू अब हर स्टूडेंट का पूरा ग्राफ आएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट में ही अच्छा होना चाहिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसका चार्ट बनेगा हर स्टूडेंट का, रिपोर्ट कार्ड। तो उसके लिए इन सभी लोगों की कलेक्टिवली नीड होगी। नाउ द इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए अब एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी टीचिंग को शेयर कर सकते हैं, तो आपका भी डेवलपमेंट होता रहेगा और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट को ही अच्छा नहीं करना है, साथ साथ जो ट्रेनिंग्स होती रहती हैं उसके थ्रू भी आपको नई टिप्स पता चलती हैं, नई टेक्निक्स पता चलती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जो ऐसे आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है करने का। सेकेंड, क्लियर आउटलाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको डेली अपनी चीज़ों के इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर उसमें आपको ये तो नहीं डालोगे ना कि आप किसी और भी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या यहाँ गए वहाँ गए, मतलब बॉसेस ने कहा कि भाई आपको आज एनुअल फंक्शन आ रहा है या कोई रैली हो रही है या यहाँ पे आपको कुछ करना है, तो वहाँ पर टीचर जा रहा है अपना ड्यूटी कर रहा है, आप वो तो मेंशन नहीं करोगे कि करोगे, नहीं करेंगे। तो इससे उन सारी चीज़ों से बचत हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। आपका काम है पढ़ाना, पूरा फोकस आप पढ़ाने में और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ योरसेल्फ में ही लगाएंगे। देन मोर फोकस ऑन द 21st century teaching skills, a transparent recruitment and selection process for teachers to motivate them and improve their performance। देखिए अब एक अगर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सारी चीज़ें डाल रहे हो, इवैल्यूएशन हो रहा है, तो आपको भी दिखता पता चलता रहेगा कि आखिर आप कितना अच्छा कर रहे हैं। और अगर इस ईयर, इस एकेडमिक ईयर आपका ग्राफ नीचे हुआ तो उसके रीजंस क्या हैं, ताकि आप उनको इम्प्रूव कर सकें, सही कर सकें। ये सारी एनईपी की जितनी बातें बताई हैं, कुछ चीज़ें इसमें से शुरू हो गई हैं, कुछ चीज़ें होने में टाइम लगेगा। अब जैसे एनईपी में ये भी कहा गया है कि जो भी आपकी पढ़ाई होनी है वो मदर टंग में होनी चाहिए। अब अगर मदर टंग में होगी तो भैया हर 10 किलोमीटर पे तो भाषा बदल जाती है, कौन सी टंग को मानेंगे हम लोग? हिंदी मानेंगे, इंग्लिश मानेंगे, भोजपुरी मानेंगे, क्या मानेंगे? हाँ नहीं है, बट आप इस तरीके से नहीं कर सकते ना। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट, कोई गांव का बच्चा है, उसकी हिंदी भी अच्छी नहीं है, वो देहाती भाषा ही अच्छी बोल लेता है, तो ऐसा तो है नहीं आप उसको पढ़ाना छोड़ देंगे। दूसरे स्टेट्स में भी नहीं हो सकता। स्टेट्स की तो चलिए बात ही अलग है, हम अगर यूपी की ही बात करें, कई ऐसे बच्चे जिनकी हिंदी साफ नहीं है। मुझे लगता था मेरी हिंदी बहुत साफ है, पर यहाँ पर 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, मैं हिंदी बहुत साफ, मैं बोल ही नहीं रहा। मैं आज अपने ऑफिस में भी यही बात कर रहा था। मैं कहा यार तुम लोग बता छेड़ते रहते हो कि सर आपकी हिंदी ऐसी है वैसी है, वहाँ तो मैं हिंदी बोलता ही नहीं क्योंकि सर लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं कि मुझे झिझक लगती है कि पता नहीं मेरे से कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो कई बार भाषा की ऐसी चीज़ें होती है और छोटे बच्चों में खासकर। तो इस वजह से मदर टंग को भी ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ही लीजिए कि भाई हमारा अल्टीमेट मोटिव ये है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, वो जिस भी भाषा में समझना चाहे समझ सकता है। हमें अपनी तरफ से पीछे नहीं हटना है कि हम तो इंग्लिश में ही समझाएंगे, हम तो हिंदी में ही समझाएंगे। वो की वजह ना
दोनों हाथ से, एक बार ही, एक बार। क्लिक, क्लैप, क्लिक, क्लैप, क्लिक, क्लैप, क्लिक। सर कर रहे हैं? हाँ। क्लैप, क्लिक, क्लिक। ये सिंक साथ में चलना चाहिए। क्लैप, क्लिक, 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 क्लैप, 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 क्लिक, क्लैप, क्लिक, 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 क्लैप, स्टॉप। अब रुको। स्वैपिंग पता है? मैं क्लैप बोलूंगा तो क्लिक करना है, क्लिक बोलूंगा तो क्लैप करना है। ठीक है? अभी तक मजा आ रहा था, इजी था, है ना? मैं शुरू नॉर्मल करूंगा, उसके बाद स्वैप बोल के तुरंत फिर आपको खुद ही बदल जाने आए। ठीक है? अभी नॉर्मल शुरू करेंगे हम लोग। क्लैप, नॉर्मल मतलब ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है? फिर बाद में ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। क्लैप, क्लिक, क्लैप, क्लिक, स्वैप, क्लैप। देखा? थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना? क्लिक, क्लिक। सोच सोच के ताली बज रही है ना? एंड वी एक्सपेक्ट आवर स्टूडेंट्स कि वो हमेशा अलर्ट रहे। हमने बोला उठो तो तुरंत झट से उठ जाए। समझने तो दीजिए आखिर उंगली कहाँ किसको पॉइंट कर रही थी, फिर वो उठेगा, फिर वो बताएगा। है यहाँ जो 5 था वो था 3 साल की एज में आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग 3 साल, और फिर उसके बाद क्लास 1 and 2। दैट इज द थिंग। 9 to 12। हाँ, नहीं 10th और 12th जैसे होता है वो वैसे ही रहेगा, बस बाइफरकेट कर दिया गया है कि आखिर वो जो वैल्यूएशन होता है, अब सिर्फ ये नहीं कि आपका 10th में जाकर ही वो रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें हैं, वो हर बार होगा, वो प्रॉपर होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उसमें बताए हाँ कहीं कोई गलती नहीं होनी। हाँ, अब वो सारी गलतियां नहीं हो पाएंगी। अब आपको मजबूरी है कि आपको गिवन टाइम में ही आपको एडमिशन करा लेना है। ये नहीं कि बच्चे मुंह में बैठे हुए 5 साल का बच्चा हो गया और फिर भारी मन से नर्सरी में एडमिशन हो रहा है। जी 3 साल से शुरू। अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं कि हम इसका बैटरी परसेंटेज सेट करना पड़ेगा कि अगर 20% से बिलो जा रहा है तो अपने आप लैंड कर जाए। हमारा आरसी अगर डिस्कनेक्ट हो गया किसी वजह से, किसी भी वजह से, मान लिया हमारे आरसी का ही बैटरी खत्म हो गया तो भी इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया तो भी आ जाए वापस। ये चीज़ है इसके लिए सेम है सर, सेम है, बस वो एक टर्मिनोलॉजी उसमें चेंज कर रखी है। जहाँ से हमने टेक ऑफ किया, हाँ जी लॉइटर सर, एक पॉइंट है जैसे ये ड्रोन रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा ड्रोन मैं उड़ा दूं और ये इसके ही अराउंड घूमता रहे, इसको एज अ सेंटर बना करके, एज अ फोकस बना करके। स्टेबलाइज सर एक जगह रुक जाएगा बस। ये देखिए रोल और पिच सेंसिटिविटी है, मतलब क्या है कि अब हमारे पास तो कंट्रोल है, हमें पता है ये वैल्यू 0 है, ये 100 है और इधर की ये -100 है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम इतना सा करें तो बहुत तेजी से जाए, तो हम क्या करेंगे सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देंगे। गेम्स वगैरह में भी होती है सेंसिटिविटी, कभी खेला हो अगर कोई गेम खेले हो कंप्यूटराइज तो उसमें सेंसिटिव माउस में होती है ना, कि कितना फास्ट रन करना है, कितना जल्दी रिस्पॉन्स करे, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी हम इंक्रीज कर देंगे एज पर आवर नीड्स। अगर नॉर्मली हमने बढ़ा दिया है, वैसे तो 0 पे ही रखना चाहिए, अकाउंटेबल यही होता है, बट अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। FPV ड्रोन एक होता है, FPV इज अ फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। मतलब क्या होता है, जैसे चिड़िया उड़ती है, चिड़िया जिस तरह से उड़ती है एकदम सेम पैटर्न में आपको दिखेगा कि ड्रोन उतनी ही स्पीड में उड़ रहा है और किसी भी जगह से पास हो सकता है। सपोज 2 डाल हैं पेड़ की, 2 डाल के बीच से भी वो पास हो सकता है उसमें, लेकिन हमें अपनी स्किल्स को होन करना पड़ता है।
तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है कि हमको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, हमको रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा चाहिए होता है कि अगर सपोज यहाँ पर ऑब्स्टिकल जैसे ये आया तो फ़ौरन हमको रिस्पॉन्स मिल जाए, हम राइट में डिफ्लेक्ट हो जाए या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाए, तो उस चीज़ के लिए हम सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देंगे तो हमको रिस्पॉन्स जल्दी मिलने लगेगा। एक्सटेंडेड ट्यूनिंग है, वैसे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहिए, बट स्टिल एज पर आवर पर्पस, जैसे FEV में मैंने बताया, अब सपोज एग्रीकल्चरल ड्रोन है, हम इसमें एक सर्वो कनेक्ट कर दें, सर्वो का पर्पस मैंने बताया था कल। पार्ट्स हैं यहाँ पर, जो एक्सेस है इसका ये वाला, देखिए ये वाला जो एक्सेस है वाइट कलर का जो फ्रंट में दिख रहा है सबसे ज़्यादा, ये पार्ट ना यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर एंगेज कर सकते हैं। अगर हमको 2 फेज हमको यूज़ करना है तो 2 लगाएंगे, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सिंगल वाला यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब हमें जैसे मैंने कल वो पानी वाला बताया था ना, उस तरह कोई चीज़ होती है, अगर उस तरह कोई पर्पस होता है तो हम सिंगल वाला यूज़ करते हैं। 2 वाला क्या है कि अगर हम वापस अगर सपोज 180 डिग्री घुमाते हैं तो एक बार अनलॉक करेगा किसी चीज़ को और दोबारा वापस लॉक कर देगा, क्योंकि दोनों दूसरे साइड भी उसके होल्डर है, ठीक है। तो जब हम इसको कमांड देते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर एक नॉर्मल से सिंपल मोटर होती है, वो मोटर घूमती है, ठीक है, थोड़ी सी, बहुत जैसे मोटर एक रेगुलर RPM पे घूमती है वैसे नहीं, बट एक डिग्री पे, सर्टेन डिग्री तक घूमती है, जैसे 0 से लेकर के 120 डिग्री तक घूमेगी, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वापस 0 तक के आ जाएगी। तो उसको मैंने बताया था, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है ना आपका ये वाला गोल वाला, जो इसको हम कमांड दे देंगे सर्वो के लिए, क्योंकि इसमें भी डिग्रीज होती हैं, देखिए ये पूरा नहीं घूमता है, बल्कि 0 से लेकर 120 डिग्री तक इसकी रेंज होती है। तो 0 जितना हमको खोलना है उसको, उतना ज़्यादा हम इसको घुमा देते हैं, बस इतना होता है इसमें नहीं है ना। ये डिलीवरी ड्रोन वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है कि जैसे सपोज हमको फ्लावर ड्रॉप करना है ड्रोन के हेल्प से, तो हमने एक डिब्बे के अंदर फ्लावर भर दिया, डिब्बे के नीचे जहाँ से खुलता है डिब्बा, वहाँ पे हमने सर्वो लगा दी। तो पहले तो जब सर्वो लॉक रहेगा तब डिब्बा बंद रहेगा, सर्वो हम डिसएंगेज कर देंगे, डिब्बा खुल जाएगा अपने आप ही, अपने वजन से ही खुल जाएगा वो। तो हमारा जो उसके अंदर फूल होंगे या जो भी चीज़ होगी तो गिर जाएगी ऊपर से। मैम जितने भी प्लगिंग होती है सारी इसके अंदर होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्ट है, यहाँ पर आप और भी देख रहे होंगे, और भी पोर्ट्स अभी भी खाली हैं। तो जितने भी चैनल्स हैं हम सब में कुछ ना कुछ कमांड्स दे सकते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है। अब हमको जो सबसे पहले स्टेप वाइज अगर हमको सॉफ्टवेयर सेट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमने इसको असेंबल कर दिया, सारे तार जहाँ जोड़ने हैं तो सब जोड़ दिए, कहीं से भी देख कर, सपोज हमारे पास एक सर्किट डायग्राम था, हमें बता दिया कि रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, हमने सब जोड़ लिए। अब जिसको प्रोसेस करने का तरीका होता है, स्टेप 1 में आपको मतलब यहीं पर आप जाएंगे सेटअप पे, जब आप नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे सेटअप ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें मैंडेटरी हार्डवेयर, देखिए मैंडेटरी हार्डवेयर, ऑप्शनल हार्डवेयर एंड एडवांस हार्डवेयर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंडेटरी पे जाना है, कि मैंडेटरी से समझ ही में आ रहा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है या मैम जी मिशन प्लानर, हाँ जी। सबसे पहला है फ्रेम टाइप। फ्रेम टाइप, इससे आपको देख रहा होगा पिक्चर्स पे भी कि हमें टाइप क्या सेलेक्ट करना है, जिस तरह का हमने ड्रोन बनाया है। क्योंकि फ्लाइट, मैंने बताया था कि फ्लाइट कंट्रोलर कुछ नहीं पता कि वो शिप पे है इस वक्त, या एक मोटरसाइकिल में है, या कार में, या ड्रोन में है, हमें उसको बताना पड़ता है कि तुम्हें क्या काम करना है। अब हमने जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया, देखिए 6 तरह के ओरिएंटेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। फर्मवेयर इसका हमने इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि जो हमारी ESC है और हमारा जो फ्लाइट बोर्ड है उसका फर्मवेयर का नाम है मिशन प्लानर। मैंने बताया ना अभी आपको, इसके लिए आपको वही फर्मवेयर चाहिए जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है या कंपेटेबल है इसके साथ, ठीक है। ये आपको पता है क्या है ये USB केबल नॉर्मल जो जैसे फ़ोन चार्ज करते हैं, ठीक है, बट ये इतना कैपेबल होना चाहिए, अच्छे इतना मतलब क्वालिटी का होना चाहिए कि 12 वोल्ट का करंट ये पास कर सके, क्योंकि इसको करंट चाहिए, है ना, इसको ऑन होने के लिए करंट चाहिए। फिलहाल तो हम बैटरीज देते हैं 5 वोल्ट पे, इसमें 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको जैसे कनेक्ट किया, ठीक है, आपको इसमें कुछ डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, कुछ LEDs या इस तरह से ना ब्लिंक करते हुए। ये आपका पार्ट जो है, बताइए क्या था ये रिसीवर है, रिमोट का रिसीवर है, ठीक है। ये आपका फ्लाइट कंट्रोलर है, ये आपका सेफ्टी स्विच है, ठीक है, और ये आपका GPS मॉड्यूल। GPS से क्या हो रहा था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी हमारी लोकेशन पता चल रही है, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले LEDs को डिस्कनेक्ट हुआ जा रहा है, LEDs का यहाँ पर एक LED ब्लिंक कर रही है लगातार, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, देखिए होता है। और ये जो बीप की आवाज़ आती है ना, 222 आवाज़ आ रही है, उन सब का भी एक मतलब है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ ही इसको सीख सकते हैं, रट तो नहीं सकते,
है ना। आवाज़ कैसे समझ लेंगे किस आवाज़ का क्या मतलब है। अब आपको सबसे पहले इस पे जाना है, यहाँ सबसे राइट टॉप पे कनेक्ट नाम का लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब है लैपटॉप और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले ऑटो पे सेट कर देंगे और कनेक्ट पे हमने प्रेस किया, देखिए बीप आया एक। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेटिंग फॉर पोर्ट्स, मतलब जो यहाँ पर इसको पोर्ट बोलते हैं ना, तो वो रिसीव कर रहा है पहले किस पोर्ट में करंट आ रहा है, मतलब यहाँ से कहाँ सप्लाई हो रहा है, वो वेरीफाई करेगा फिर उसको चेकआउट करेगा। देखिए जीपीएस मॉड्यूल के लिए हमें जीपीएस मॉड्यूल सपोज हमें कैलिब्रेट करना है, ठीक है। कैलिब्रेट देखिए दो तरीके से होता है। कैलिब्रेट होता है एक ऑन साइट और एक थ्रू सॉफ्टवेयर। ऑन साइट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जब हम फ्लाई करते हैं ड्रोन, जब हम प्रैक्टिकली फ्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे भी हमें जीपीएस कैलिब्रेशन चाहिए होता है। कार्तिक सर ने भी कल आप लोग को बताया कि जीपीएस कैलिब्रेशन सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, और क्लोज्ड सरफेस में, जैसे क्लोज लोकेशन है यहाँ नहीं, जीपीएस हमारा एक्टिव ही नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं एक्टिव हो सकता। और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सपोज ये स्लैब है ना, एक स्लैब पड़ी हुई है, हम छत पे हैं तो इसमें सरिया लगती है, ओपन सोर्स चाहिए। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों। मैंने बताया ये मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ही डेटा लेता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उस हिसाब से लेता है। अब क्या हुआ, ये आपने यहाँ पर रखा हुआ है क्लोज लोकेशन में, यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मेटालिक हैं, कुछ नहीं मेटालिक है, तो हमारा स्लैब जो पड़ा है उसमें सरिया लगी है, बार्स, स्टील बार्स लगे हैं, तो स्टील बार्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स को कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज़ इंश्योर करनी होती है इसको कैलिब्रेट करने से पहले। अब हमने इस चीज़ को जब देख लिया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटअप पे हमें जाना है। सेटअप पे या डेटा पे, ये एक्चुअली कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, इसको या तो मैं रख दूँ तो होगा। फिर क्या करना है, देखिए जब हमको जीपीएस कैलिब्रेट करना होता है लैपटॉप के थ्रू, तो हमें इसके लेवल्स डिसाइड, देखिए दो तरह के कंपास होते हैं इसमें, अगर हम इसको ना भी यूज़ करें तो भी हमको जीपीएस मिलेगा। इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है एक जीपीएस, ठीक है। एक जीपीएस हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से लगा हुआ है, सब में नहीं होता है बट टिकसॉक में होता है, कुछ कुछ में होता है, ठीक है, एज़ पर द कॉस्ट, एज़ पर द पर्पस। हमने ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, हमें चाहिए कि एग्जैक्ट हमें मिले, ना कि हमें कोई ऐसा मतलब आधा अधूरा डेटा मिले। तो हमने दो जीपीएस लगा दिए, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल का जब आप कैलिब्रेशन करेंगे, इंटरनल कैलिब्रेशन तो अपने आप होगा ही, चाहे कोई भी फर्मवेयर हो, हर एक फर्मवेयर में इंटरनल जीपीएस होता है। आपको क्या करना है, तीन पोजीशन में इसको प्लेस करना होता है। सबसे पहले एक लेवल पोजीशन में रखना होगा, इसको आपको एकदम लेवल कर देना है, ग्राउंड के एकदम पैरेलल। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप लोग मतलब बताइए किस तरह से लेवल कर सकते हैं इसको कि ये एकदम पैरेलल हो जाए ग्राउंड के। हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे, अगर देखिए इसका एक लेग मिसिंग है, अगर चारों लेग्स लगे हों तो ऑब्वियस बात है सीधा ही रहेगा। हम एक नॉर्मल सी टेबल या फ्लोर पे रख देंगे प्लेन एकदम, और इसके एक्सेल कैलिब्रेशन उसमें स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सेल कैलिब्रेशन का, यहाँ प्रेस करेंगे हम, ये हमारा स्टार्ट हो जाए एक्सेल कैलिब्रेशन। फिर ये अपने आप ही कैलिब्रेट करेगा, उसको चेक कर लेगा। चेक क्या करेगा, वो ये नहीं चेक करेगा कि हॉरिजॉन्टल है, वो ये कंफर्म करेगा कि जो हमने बताया है उसको, उसके लिए वही हॉरिजॉन्टल है। उसको नहीं दिख रहा आंखों से, लेकिन हम ह्यूमन है, वो हम पे ट्रस्ट करता है, हम उस पर नहीं करते हैं। हमने रख दिया इसको, उसके लिए वही हॉरिजॉन्टल है। सपोज हम ऐसे ही क्यों ना रख दें, तो उसको यही उसके लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी, और अगर ऐसे रख दें तो इसके लिए वर्टिकल होगी, ठीक है। अब हमने एक पोजीशन सेट कर दी वर्टिकल के लिए, ठीक है, ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड पोजीशन पर हमने सेट किया। तो इसमें जो भी हमने इनपुट इसको चाहिए था इसने लिया, हमें दिखा दिया कैलिब्रेशन डन। कैलिब्रेशन डन किया, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। अब क्या आएगा, सेकंड फेज दिखाएगा। सेकंड फेज में क्या कहेगा, नोज अप, नोज अप, ये हमारी नोज है, हम इसको पूरा 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री टू द ग्राउंड होना चाहिए। और हम उसके लिए सेट स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं। सेट स्क्वायर नीचे आपने रखा, एक साइड फ्लोर पे रहेगा, एक साइड यहाँ टच करेगा, इसके साथ टच करा दीजिए, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इसके साथ रख दीजिए। स्टार्ट कर दीजिए कैलिब्रेशन। 1-2 मिनट का टाइम लेगा, 1-2 मिनट भी नहीं बट 30-40 सेकेंड्स का। फिर वो कैलिब्रेट करके उसके लिए ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि जो नोज़ है हमारी, उसका अप साइड ये है, ठीक है, नोज़ अप ये है। अगर हम ऐसे रख देते तो भी ये वही मानता है कि हमारा नोज़ अप ये है। भले तो उसके साथ क्या होता है, अगर हम मान लीजिए इस तरह की चीज़ करते हैं, तो जब लेवलिंग की बात आती है, सेल्फ लेवलिंग की बात, सेल्फ लेवलिंग में यही सारी चीज़ें देखता है कि पोजीशन मेरी क्या है और मुझे क्या मेंटेन करनी है। तो अगर मैं डाल दूँ, सपोज ये ऐसा हो रहा है, इसको सेल्फ लेवल करना है, तो सेल्फ लेवल करने के लिए ऊपर की तरफ जाना है, तो नोज़ इसके लिए ऊपर, नॉर्मली ऊपर है, बट हमने इसको बताया कि नीचे है तुम्हारी नोज़, तो अपने आपको और नीचे पलट देगा, वही वो पता ही करता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है यही होता है कि आप डेटा उसको क्या दे रहे हैं, ठीक है। अब ड्रोन का जैसे फ्लाइट प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया है कि कैसे वर्क करता है, कैसे उसका प्रोपेलर डिज़ाइन होता है,
बाकी जितनी भी उसमें प्रोसेस है आपने सारी प्रोसेस देख ली है, पढ़ ली है, ऑब्जर्व कर ली है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि ड्रोन में क्या क्या सेफ्टी, जैसे आप इक्विपमेंट अलग अलग असेंबल करके लगाते हैं। आज आप कंपेयर कर लीजिए लैपटॉप और डेस्कटॉप से। तो जैसे हाइब्रिड ड्रोन होते हैं, जैसे कि आपके सामने रखा DJI Mavic 3, यह एक हाइब्रिड ड्रोन है जिसमें आपकी जो एक फ़्लाइट बोर्ड पे आपका ESC, GPS और साथ ही इसमें GNSS दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि एक GPS का ही टाइप है, जो कि काफ़ी रिलायबल है और कंपैटिबल है कि पोजीशनिंग बनी रहे। तो अब इसके लिए हम लोग को सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना होता है फ्लाई करने के लिए। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके सेफ्टी फ़ीचर्स। फ्लाई करने से पहले हमें कुछ सेफ्टी फ़ीचर्स ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि हम टॉपिक देखेंगे पहला GPS। मेन हमारा होता है GPS कैलिब्रेशन, IMU कैलिब्रेशन। अगर हमारे आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जैसे कोई रेलिंग है या कुछ टावर वगैरह हैं, सिग्नल जो इसको इंटरप्ट कर सकते हैं, उसके लिए इसमें GPS का कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने पढ़ा IMU का मतलब क्या होता है, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। तो उसके अंदर ही अब ये टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि उसके अंदर ही एक IC टाइप की होती है, अंदर ही सारे मॉड्यूल हम फिट करके डायरेक्ट लगा देते हैं। तो IMU का काम क्या होता है, बैलेंस रखना, क्योंकि आप इनर्शियल ठीक है। तो अब अगर मैं हैंडी मूव कर रहा हूँ तो ये एरर बताएगा, IMU एरर। उसके लिए हमें क्या होगा, ड्रोन को एक स्टेबल कंडीशन में रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेफ्टी की बात, कि हम फ्लाई करने से पहले हमें क्या सेफ्टी देखनी है। सबसे पहले प्रोपेलर हमारे पूरे ओपन होने चाहिए। इस फॉर्म में। ऐसा क्यों, कुछ आप बता सकते हो, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं, वो तो डिस्टेंस मेंटेन की जाती है। ऐसा इसलिए कि अगर ये बंद रहेंगे, अभी मैं आपको बंद करके दिखाऊंगा। जैसे बंद हो गए, अगर मैं अब इसको ऑन कर दूंगा और टेक ऑफ लूँगा या फ्लाइट इसकी मैं ऑन करूँगा, तो ये मोटर पे एक प्रेशर आएगा, झटके से ये पर इसके खुलेंगे, जिससे प्रोपेलर खुलने की वजह से मोटर पे प्रेशर आएगा, जो कि इसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए हम इसको हमेशा ओपन करके ही फ्लाई करते हैं, मोटर की सेफ्टी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मोटर कैलिब्रेट हो रही है, जैसे आपने देखा था अभी ESC कैलिब्रेट होती है, ये उसी फॉर्म का है कि कैलिब्रेट कर रहा है अपने आप को, मोटर्स आप अपने आप को कैलिब्रेट कर रही हैं थ्रू द ESC। ऑटो कैलिब्रेशन चल रहा है थ्रू द ESC। अब इसमें ESC का यूज़ नहीं किया, जैसे सर ने बताया था कि हम कस्टम ड्रोन बनाते हैं तो उसमें अलग से ESC लगानी पड़ती है अलग अलग मोटर्स के लिए। अब इसमें ESC नहीं लगानी पड़ती, इसका जो फ्लाइट बोर्ड है उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से सारी मोटर्स एक्यूरेट प्रोग्राम्ड हुई होती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में कितना मतलब अपना टॉर्क जनरेट करना है, कितना RPM जनरेट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोलर की बात। कंट्रोलर में हमारे पास एक RC मिलता है, जिसके साथ हमें एक डिवाइस लगानी होती है विज़न के लिए। अगर आप मैनुअली ऐसे फ्लाई कर देंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि डिस्टेंस कहाँ पर है। इसको फ्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें GPS देखना पड़ता है। अगर हम सबसे पहले हम इसकी फ्लाइंग ऐप को ऑन कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि हमारा GPS आ रहा है 19। अब इसका कलर क्या है, वाइट का मीन्स टेक ऑफ के लिए ये परमिटेड है कि आप इसको फ्लाई कर सकते हो, मतलब कि हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है। अब GPS हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, GPS इसलिए मैंडेटरी है कि आपकी पोजीशनिंग के लिए, ड्रोन की पोजीशनिंग के लिए GPS बहुत मैंडेटरी है। अगर एल्टीट्यूड आपने एक एल्टीट्यूड रीच किया है और मान लीजिए काफ़ी तेज़ से प्रेशर हवा चल रही है, ठीक है, तो ड्रोन मूव करेगा, क्योंकि ये 895 ग्राम का है। ठीक है, तो एक वाइंड का प्रेशर जो होगा ये 15 बाई मूव कर सकता है, मूव करता ही है। जब तेज़ हवा चलती तो मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी हुई, अगर ये ड्रोन आपका है, पीछे टेल है, आगे नोज़ है, और ये डायरेक्शन हुई तो ये कौन सी हुई, अभी सर ने बताया भी, पढ़ाया भी, कल से पढ़ रहे हम लोग। हाँ, रोलिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही मूव करेगा और
जैसे ही वाइन कंडीशन एक नॉर्मल पे आएगी तो ये अपने आप उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। किसकी हेल्प से? जीपीएस की हेल्प से। जीपीएस और हमारा कहाँ काम आता है? आरटीएच में। जैसे कि हमारा ड्रोन हमारी आईसाइट से दूर है और हम पैनिक हो गए कि और सिग्नल भी नहीं आ रहा हमारे पास, कि हमारे पास विजन सेंसर में सिग्नल भी नहीं आ रहा है कि हम देख कर ही उसको उतार लें, तो उसके रिगार्डिंग एक काम करता है आरटीएच। आरटीएच का मतलब रिटर्न टू होम। अगर हम उस बटन को दबाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एक हमारा ड्रोन है वो एक आरटीएच मतलब एक हाइट को पहले लिमिट मतलब एक एल्टीट्यूड पर जाएगा जो आपको सेट करना होता है। आपने अगर जैसे आपको मालूम है कि आपके एरिया में इतने बड़े बड़े टावर्स हैं, मैक्सिमम 65 हाई टेंशन जो होता है 65 का होता है, 65 मीटर तक, तो उसके अकॉर्डिंग हम 120 या 135 अपने अकॉर्डिंग, या आप पहाड़ी एरिया में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आरटीएच की एल्टीट्यूड सेट कर सकते हैं। तो जब हम आरटीएच बटन दबाते हैं तो हमारा जो ड्रोन है वो पहले एल्टीट्यूड को रीच करता है, तब वहाँ से वो शॉर्टकट ढूंढता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? शॉर्टकट, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ढूंढेगा, क्यों? क्योंकि इसे अपनी बैटरी भी बचानी है कि मान लीजिए बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो बाईपास के थ्रू या कहीं से भी आता है, तो बैटरी इसमें इंटेलिजेंस बैटरी लगी है। जैसे मतलब अगर दूर चला गया है तो वो पहले हाँ। इस तरफ नहीं आएगा, वो पहले नीचे की तरफ आएगा। नहीं, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये आपका ड्रोन है, एल्टीट्यूड को रीच करेगा, हाँ, और फिर उसके बाद से जो है वो फिर तब हाँ, फिर वो जब अपने पे जीपीएस के थ्रू जहाँ से आपने टेक ऑफ किया वहाँ पर आकर के वो धीरे धीरे लैंड होगा, लेकिन पूरा लैंड नहीं होगा। वो आपके कंट्रोल में है कि आप आरटीएच कैंसिल करके, आपको जैसे आई साइट पे ड्रोन आ चुका है, आपने आरटीएच कैंसिल कर दिया, आप उसको मैनुअली लैंड करा सकते हो। जीपीएस 19 दिखा रहा था वाइट कलर का जी, और फिर कितना होना चाहिए मतलब मैक्सिमम 15 से अबव होना चाहिए, मैक्सिमम 15 से अबव। कलर मैम चेंज होते हैं, जैसे 5 आ रहा है तो रेड पे आ जाएगा, 5 के अब ना उस पर आप टेक ऑफ नहीं करोगे, टेक ऑफ हो जाएगा, उस पर भी टेक ऑफ हो जाते हैं, मतलब ड्रोन टेक ऑफ हो जाते हैं, लेकिन क्या होगा कि स्टेबल नहीं रहेंगे। जब उनको जीपीएस नहीं होगा तो स्टेबल, ठीक है। तो और इसमें एक मैनुअल मोड है जिसमें आपको टेक ऑफ का ऑप्शन मिलता है। टेक ऑफ, अब ये देखिए ये टेक ऑफ है, ठीक है। टेक ऑफ के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 मीटर की हाइट तक चला जाएगा। इसमें आपको ये होता है ऑटोमेटिक टेक ऑफ, ठीक है। और मैनुअल टेक ऑफ करने के लिए आपको 2 स्टिक को सेंटर में लाना होगा, जैसे सर ने अभी बता रहे थे कि ये ला करके ये। अब आपके पास ऑप्शन आ गया, देखिए लिखा हुआ है ना कि चेक प्रोपेलर इंस्टॉलेशन, सारे प्रोपेलर ओपन होने चाहिए और लॉक्ड होने चाहिए, ठीक है। चेक कंप्लीट। सर ये आपने किस किस साइड पहले देखिए ये आपका थ्रॉटल आपको 2 बताए गए थे, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ पर लाए, ऑन हो गया। पहले उस साइड में वी बनाना है, वी, अच्छा वी बनाना, ठीक है। आपने ये करके वी बना दिया, ये ऑफ हो गया, लैंड कराएंगे यहाँ पर जाके, ये एक वी फॉर्म जनरेट करना, प्रॉपर वी फॉर्म नीचे की तरफ, हाँ, कॉर्नर पे ले जा करके नीचे की तरफ, कॉर्नर पे, फिर कॉर्नर पे जाके नीचे की तरफ। अब इसको टेक ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी लेफ्ट थ्रॉटल है उसको हम धीरे धीरे करेंगे तो ये एल्टीट्यूड को रीच करेगा। देन इसके बाद बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रोलिंग, राइट रोलिंग। अब ये देखिए यो अपनी ही एक्सिस पे एक एल्टीट्यूड पर घूम रहा है। इसकी अभी स्पीड होती है नॉर्मल कंडीशन में 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। अलग अलग ड्रोन्स की अलग अलग होती है। जैसे अभी इसमें जो मोटर लगी है ये 960 kV। अब जैसे kV बताए थे, kV का मतलब RPM इंटू वोल्ट। जो बटन है वो छोड़ भी देने पे क्या जो हाँ, है ये एल्टीट्यूड को होल्ड करता है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड होल्ड। ये एल्टीट्यूड होल्ड हो गया हमारा। अब अगर हम इसे फॉरवर्ड ले जा करके, अगर मान लीजिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो ये अभी भी क्या है, देखिए एल्टीट्यूड को होल्ड कर रहा है। हाँ, ये ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, लोअर करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट। अब देखिए ये मैं यहाँ से लेफ्ट कर, ये राइट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट, ठीक है। और ये हमारा हो गया यो। अगर हम आगे जाते हैं, देखिए अब ध्यान से इसको देखिएगा, हाँ हाँ करवा रहा हूँ। अब देखिए जैसे कि पिच सर ने बताया था
कि पिच क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये आगे मूव कर रहा है तो ये आगे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये पीछे जा रहा है, अब देखिए बेंड हुआ पीछे की तरफ। समझ में आया अब आपको प्रैक्टिकली क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं पास ला के दिखाता हूँ आपको। देखिएगा रोलिंग हो रही है, ये देखिए बेंड हुआ, देन इधर बेंड हुआ, रोलिंग। अब इसको बोलते हैं जो लेफ्ट राइट जा रहा है, इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बोलेंगे, या रोल मोशन या रोलिंग मोशन। बैंक बैंड यही होता है, रोल मैम एक ही सेम बैंक चीज़ और है। रोल एक ही चीज है, सेम। अब इसके बाद हम देखते हैं आरटीएच कैसे काम करता है। जैसे इसको हम एक हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है, ये हम हाइट पे ले गए। अब यहाँ हम लोग सेटिंग में देखते हैं, ऑटो आरटीएच एल्टीट्यूड हमने 500 मीटर लगा रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम कम कर देते हैं, बहुत हाइट हो जाएगी, 91 मीटर, ठीक है। हाँ, जितना सेट किया रहेगा उतना ऊपर हाँ, जाएगा। उतनी ऊपर जाएगा। तो ये सब पहले सेट करना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, ये आपको जैसे आप कोई मिशन कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आसपास कोई पहाड़ या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो टकरा सकती है। जैसे इस बिल्डिंग की छत पे हमको देखना है तो इतना एटीट्यूड सेट कर देंगे, हाँ। उसके बाद हम देख पाएंगे। बिल्डिंग्स हाँ, बनाना उसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही लेकर के जो है ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये देखिए होम बटन दबा दिया, ये ठीक है, बटन है। ये होम बटन हमने दबा दिया। अपने आप ही करेगा। अब अपने आप देखिए थोड़ा सा हाइट पे जा रहा है, ये हाँ। अपने आप हाइट ले रहा है, वहीं से हाइट ले रहा हमने है, हाइट ठीक है। सेट किया है। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, अब ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी ये इधर भी तो आ रहा है। अब ये नीचे आएगा, और एग्जैक्ट नाम उसी जगह एग्जैक्ट करेगा उसी जहाँ पे लोकेशन take पे off आएगा। करेगा। अगर इस सर्किल से हम टेक ऑफ करेंगे तो इसी जगह लैंड करेगा, इतना प्रिसाइज। यहाँ से अब देखिए जैसे आ रहा था, मैंने यहाँ से ऑप्शन आता है, मैंने कैंसिल कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, यहीं पे आके होल्ड हो गया। तो अब हम इसको सेफली लैंड करा सकते हैं। किससे किया आपने? कैंसिल के लिए यहाँ पे मैंने दबा दिया, वैसे तो दिखाता हूँ आपको, बस बस बस। देखिए रिटर्न टू होम। देखिए टैप टू कैंसिल आरटीएच, ठीक है। जैसे ये आ रहा है, मैंने अभी यहाँ कैंसिल कर दिया, तो वो रुक गया वही। होल्ड हो गया। अब हम जैसे आई साइड पे हमारे आ गया, तो अब हम इसको मैनुअली लैंड करा सकते हैं। अब मैनुअली लैंड कैसे कराना है, कितनी स्पीड से कराना, मान लीजिए कोई चील है आपके ड्रोन के पीछे पड़ जाती है, कोई ऑब्स्टिकल पड़ जाता है, उससे कैसे बचा जाए और क्या सेफ्टी देखनी है हमको फ्लाइंग के दौरान। हाँ, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, एकदम से डिस्कस कर देंगे तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा हाँ, वो सब हम बताएंगे आपको। चाहे आप ये ड्रोन फ्लाई करिए, चाहे आप कस्टम ड्रोन, अगर कस्टम ड्रोन भी आप फ्लाई करेंगे तो आप प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ कुछ नहीं कराया जाएगा, आप डाउन कराया जाएगा, टेक ऑफ, लैंडिंग, लेफ्ट